चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। देवीना जी को काफ़ी स्मार्ट लोगों में गिना जाता है मार्केट में। आईआईएम और लखनऊ यूनिवर्सिटी दोनों में गोल्ड मेडल इन्होंने लिया था। सिटी बैंक में अपना करियर स्टार्ट किया था और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की थी फर्स्ट ग्लोबल के थ्रू। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई मार्केट में एक आपका कन्विक्शन कॉल रहा है पिछले कई महीने से इंडियन मार्केट पर। जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी वहाँ से वो कन्विक्शन स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले भी होगी लेकिन वहाँ आपकी कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी। अब इस समय जो इंडियन मार्केट ने इतनी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, यहाँ से अब आप मार्केट को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जो रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि मार्केट वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगे हो गए हैं अब, तो यहाँ से क्या रिस्क फ्री जो एफडीज के रेट हैं और जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं उसमें मार्केट आगे यहाँ से बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग अनुज। और मेरा जो भारतीय बाजारों पे पॉजिटिव व्यू रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले से भी रहा है। पिछले साल के आप दिवाली शोज भी देखें तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि भारत आउट परफॉर्म करेगा 2022 में। और उसका कारण ये था कि बहुत लंबा समय था जब भारत ने अंडर परफॉर्म किया अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बनस्पत भी। पूरा आप वो दशक 2010 से 20 का देखें तो भारतीय बाजारों ने कुल कंपाउंडिंग दी थी लगभग 8.5% के आसपास, जबकि एफडी की रेट्स आपने अभी फिक्स डिपॉजिट की बात की, उस समय एफडी के ब्याज दरें 8% के आसपास थी। तो इक्विटी मार्केट ने एक तरह से कहे तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिया था। और जबकि आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जानते हैं भारतीय बाजारों का रहा है 15-16% के करीब, तो वो दशक बहुत खराब था उस लिहाज से भी। और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिहाज से भी आप देखें तो भारत अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स में ही रहा लगभग हर साल। तो जब 2021 में वो ट्रेंड बदला, जब भारत ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया, तो ये स्पष्ट था कि वो आउट परफॉर्मेंस कुछ समय तक रहेगी। और वही आपने इस साल देखा है कि ये जरूर है कि पिछले साल से अब तक निफ्टी अब जाके ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हो, लेकिन आप बाकी बाजारों की बनस्पत देखें तो भारत ने अच्छा किया है। तो ये नहीं कि भारत नंबर 1 नहीं है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, बहुत सारे कमोडिटी वाले मार्केट्स उससे ऊपर हैं, बट फिर भी आउट परफॉर्मिंग बास्केट में है। सितंबर एंड में मैंने देखा था तो 44 बाजारों में से 8 नंबर पे था डॉलर रिटर्न पे भी, जबकि रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ, जो मैंने कहा था वो भी तब भी। तो वैल्यूएशन का जहां तक आपने बात की है, भारत कभी भी चीप या सस्ता बाजार रहा नहीं, अगर आप पी के हिसाब से देखें किसी भी समय तो। और उसका कुछ कारण तो है कि हम लोग का जो बास्केट है उसमें जो सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, वो थोड़ी अलग हैं। स्पेशली अगर आप इमर्जिंग मार्केट के लिहाज से देखें तो जैसे बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में कमोडिटी प्लेयर्स काफी वेटेज होता है, वो हमारे केस में नहीं है, तो वो उस कारण भी वैल्यूएशन ज्यादा नजर आता है। और और ये मेरा भी मानना है कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो मैं हमेशा ये वैसे भी कहती हूँ कि आपको एसेट एलोकेशन देखना होगा। आप सबका सब पैसा कभी भी इक्विटी में नहीं लगाएं। ये प्रश्न मेरे से कई बार स्पेशली जो युवा हैं जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है वो पूछते हैं। का चाहे आप जिस भी स्टेज पे हो, आपका कुछ पैसा अलग एसेट क्लासेस में होना चाहिए, सबका सब इक्विटी में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी आपने निर्णय किया है अपने गोल्स को देखते हुए, अपने आय को देखते हुए, उसमें जो इक्विटी में आपको पैसा डालना है वो अब डालने का समय है। ये मैं वैसे जून में भी मैंने कहा था जब इंडेक्स 15,300 था कि पैसा डालने का वक्त है। और अभी भी वो जो मेरा व्यू है वो बदला नहीं है कि अभी भी पैसा डालने का वक्त है। स्पेशली अभी 1 साल के बाद ऑल टाइम हाई भी निकला है, तो वो भी एक आप कहें तो पॉजिटिव ही चीज है। वैसे भी देखिए अच्छी चीज़ें आपको थोड़ी महंगी ही मिलती हैं, तो ये भी एक क्लियरली एक मार्केट पर एक व्यू रहता है। अच्छा देवीना जी, एक कल जो इतनी वायरल, सबसे बड़ी वायरल चीज़ हुई थी, मेरे ख्याल से कोई कैसा होगा जिसने वो डिस्कस ना किया हो, वो जो मर्सिडीज के सेल्स हेड ने बात बोली थी कि एक इंडियंस जो है वो एसआईपी कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी मर्सिडीज नहीं बिक रही है। तो आपका भी व्यू देख रहा था मैं उसमें, तो आपका इस पर क्या व्यू है? मेरे हिसाब से ये सब चीज कही जाती है अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले अक्टूबर, मतलब अक्टूबर 21 से 22 तक का नंबर देखें तो
कार की सेल यूनिट टर्म्स में 40% बढ़ी है। पूरा पूरा अगर आप ऑटोमोबाइल, फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल देखें, और मर्सिडीज की बढ़ी है 17%। ये जो इतना बड़ा ग्रोथ है, उसका कारण ये है कि पिछले साल अच्छा नहीं था, वो तो हम सबको मालूम है। पर जो भी है, मार्केट शेयर तो कम हुई है, तो अब हेड ऑफिस को क्या कहा जाए, तो बजाय मेरे हिसाब से जो एक कंपनी में या कॉर्पोरेट मैनेजर का एटीट्यूड होता है कि वो बॉस को बताओ कि देखो, मैं तो कितनी चीजें देख रहा हूँ, मैं तो अपनी इंडस्ट्री से बाहर भी देख रहा हूँ। तो ये मुझे कमेंट उसी श्रेणी में आता नजर आता है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एसआईपी के कारण मर्सिडीज का सेल नहीं हो रहा है। और वो तो खैर एक अलग बात है कि आपको पहले अपने निवेश का ख्याल रखना चाहिए कि पहले सबसे जाके लग्जरी कार खरीदनी चाहिए, वो अलग बात है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सीधा-सीधा कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये सीधा-सीधा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो देवीना जी, इस समय क्या बड़ी थीम्स हैं? कोई मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि आप इस एरिया में काफ़ी काम करती हैं। मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में कोई फ्रेश थीम्स आपको लग रही हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग थीम्स जिस पर आप अभी भी बुलिश हैं? देखिए, अभी हम लोग के सिस्टम्स ने जो सितंबर एंड में हम लोगों ने किया था, हम लोग हर तिमाही पे एक तरह से देखते हैं कि आज हमारे पास कैश हो तो हम लोग कहाँ उसका निवेश करेंगे। तो उस हिसाब से जब देखा था, तो इस बार सिस्टम्स में स्मॉल और मिड कैप कंपनी ज्यादा आ रही हैं। मतलब हमारे सिस्टम्स को स्मॉल और मिड कैप पहले से बेहतर लग रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस रखते हैं, तो उस पर एक हद से ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, पर डेफिनेटली अभी वो एरिया अच्छा लगता है। और जहां तक सेक्टर्स का प्रश्न है, जो हम लोग का सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर है, शायद मैंने पहले भी, मुझे याद नहीं आपके चैनल पर बात की थी या नहीं, वो साल भर से रहा है इंडस्ट्रियल मशीनरी और कैपिटल गुड्स। तो वो जो सेक्टर रहा है, वो पिछले साल भर में किया भी बहुत अच्छा है। पिछले अक्टूबर से हम लोगों उसपे ओवरवेट रहे हैं, उसमें कई स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो 2 गुना 4 गुना भी हो गए हैं। तो अभी भी वो सेक्टर ही सबसे ज्यादा ओवरवेट होगा, अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक 2009 से लेके उसमें जो मंदी आई थी हर तरह से, बिजनेस में भी, स्टॉक्स में भी, उसके बहुत लंबे समय के बाद उससे निकला। तो वो एक सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। पिछले कुछ 1-2 तिमाही में जिसमें थोड़ा बढ़ाया है, वो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो फोर व्हीलर्स, वो सेक्टर भी अब अच्छा करने लगा है। टेक्सटाइल्स और केमिकल्स में मैं उसको सेक्टोरल नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि उसमें बहुत तरह की कंपनीज हैं और हर एक का जो आगे मुनाफा होगा, वो किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है। तो पर उसमें अ, अगर आपने चुनाव ठीक से किया है, तो कुल मिला के हम उसमें थोड़ा ओवरवेट हो गए हैं, जबकि वो टॉप डाउन कॉल नहीं है, वो कंपनीज का कॉल है। एक सेक्टर जो मैं अधिकतर मुझे पसंद नहीं आता, वो है बैंकिंग। पर अब थोड़ा उस पर व्यू बदला है, तो अभी बैंकिंग में ओवरवेट नहीं तो मार्केट वेट हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा समय उसका भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा। 2020 में वही एक सेक्टर था जो साल भर में घटा, और 2021 में घटा तो नहीं, लेकिन मार्केट से आधा ही चला। तो उसके बाद से निकला है, फंडामेंटली भी कुछ चीजें बदली हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, वो एनपीए का साइकिल थोड़ा निकल गया है, और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बैंक्स का मार्जिन और मुनाफा कुछ समय के लिए तो बढ़ता है, क्योंकि आप जो पैसा लेंड कर रहे हैं, जो लोन है, उस पर तो ब्याज दरें उसी समय बढ़ जाती हैं। डिपॉजिट तो जब रोल ओवर होता है तभी उसमें ब्याज दरें बढ़ती हैं। तो कुल मिला के वो सेक्टर भी पहले से तो बेहतर हो गया है। ठीक है, एक लास्ट सवाल, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनमें थोड़ी बाइंग देखी है हमने ऑफ लेट। पीबी फिनटेक, पेटीएम, जोमेटो, थोड़ा नीचे से रिकवरी आई है यहाँ पर। यहाँ आपको लग रहा है अब इस समय एक कोर पोर्टफोलियो नहीं, लेकिन एक स्ट्रैटेजिकली एक बाइंग की जा सकती है, या कंप्लीटली अवॉइड करेंगे? वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ये सब जो स्टॉक होते हैं, इसमें बाउंस आता है और आप वो उसको खेल भी सकते हैं किसी किसी जगह पर जिस तरह से हम लोग अपने यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो
आपका ये लक्ष्य रहता है वो पहले रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट करो, ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं हो। तो हम लोग उसी हिसाब से खेलते हैं, तो इसलिए जो रिस्की एंड होता है उसमें अधिकतर नहीं जाते हैं। क्योंकि वो बाजारों में वही चीज सब सर्वप्रथम है कि आपका ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं हो। आपने रशिया यूक्रेन वॉर का नाम लिया था, तो जिस दिन वो वॉर स्टार्ट हुई, मार्केट्स 5% घटे थे, हमारे पोर्टफोलियोज 1.6% ही घटे थे। तो ये मेरा मतलब होता है कि जब आपका पोर्टफोलियो उस लिहाज से चुना हुआ होता है कि आपका जो उसमें आपको घाटा कम से कम हो किसी भी जगह पर। आप चाहे कोविड टाइम भी देख लीजिए, ज्यादातर फंड 35-40% घटे थे, हमारे इंडियन ग्लोबल फंड 8 से 11% घटे थे। तो हमारा फोकस वो रहता है, तो इसलिए हाँ, हमने तो नहीं लिया है, पर जैसा कि मैंने कहा ये सब में होता ही है कि कभी बहुत घट के वो आपको बाउंस मिलेगा। पर ये अलग बात है कि फंडामेंटली आप इन वैल्यूएशंस को भी कैसे जस्टिफाई करेंगे, अब वो तो एक अलग ही मेरे ख्याल अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा कि उसमें हाँ, आप किस तरह से इन कंपनीज को वैल्यू करें। ठीक है, तो वो एक अलग प्रोग्राम भी करेंगे। देवीना जी, आज के लिए शुक्रिया और ऑल द बेस्ट, और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अनुज। चलिए, तो ये देवीना मेहरा से बात। अब एक काम करते हैं, एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ, और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी, जुड़ गए हमारे साथ। जेएम फाइनेंशियल के काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, इन्होंने काफ़ी रिसेंटली आपको ज़बरदस्त ट्रेड्स दिए हैं, काफ़ी इन्होंने मार्केट का बॉटम और